Hello everyone, welcome to my channel Dada's Physics. So in my last video on statistical mechanics, I have already discussed Fermi-Dirac statistics, Maxwell-Boltzmann statistics, and Bose-Einstein statistics, and their distribution function and their number of microstates, and a numerical problem uh, uh, which gives you the idea about the microstates in Fermi-Dirac statistics, Bose-Einstein statistics, and Maxwell-Boltzmann statistics. Okay, and in this video, I will discuss the density of states, which is very important concept to know any kind of statistical distribution, which may be Bose-Einstein, which may be Fermi-Dirac, which may be Maxwell-Boltzmann. Okay, so let's start. चलो शुरू करते हैं. तो पहला जो टॉपिक है यहाँ पे वो है डेंसिटी रेट्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है. डेफिनेटली तुम लोगों ने नोट्स तो तुम लोगों ने कलेक्ट कर लिया होगा टेलीग्राम ग्रुप से. अगर टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किए देन प्लीज गो एंड ज्वाइन एंड कलेक्ट योर नोट्स ऑन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. तो चलो शुरू करते हैं. ओके, सो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स? सो देखो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एकदम जब शुरू हुआ था वीडियो का सीरीज, वहां पे मैंने फेज स्पेस का बात किया था. एंड फेज स्पेस में ये मैंने पहले ही बोल दिया था, द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इन फेज स्पेस इज h क्यूब. ओके, और कैसे h क्यूब आ रहा है वो भी मैंने दिखा दिया था. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा सेमेस्टर के लिए कि व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल मिनिमम volume of space cell and what is density of states. So density of states basically क्या है? तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि probability Gp that the molecule has the momentum between p to p plus dp is equal to the number of cells in the phase space within which such a molecule may exist. If each cell has infinitesimal volume h cube. तो basically density of states है number of states per unit volume. Okay, ये तुम बात कर सकते हो. और you can say number of states available in a momentum difference p to p plus dp और in a energy difference e to e plus d. हम सारे तरीके से ये density of states को जानेंगे. तो कैसे डिफाइन करेंगे? सो एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. देखो, ये तुम लोगों को तो मालूम ही होगा कि अगर हम जस्ट अ मिनट कलर चेंज कर लेते हैं. अगर हम फेज स्पेस का बात करेंगे तो फेज स्पेस में एक पोजीशन रहेगा और एक मोमेंटम रहेगा. ओके, यहाँ पर मैंने टू डायमेंशन लिया है. सो टू डायमेंशन लेने से तुम लोगों को तो पता ही होगा इसका और भी y एंड py हो सकता है, z और pz भी हो सकता है. तो मैं यहाँ पे px और px से समझने की कोशिश करता हूँ कि बात क्या है. तो बेसिकली यहाँ पे जो xpx है और यू कैन से py और y है, pz और z है, वहाँ पे जो एरिया है कुछ भी एरिया उसमें आ सकता है. एंड ये एरिया का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, यहाँ पे मैंने x और px लिया है. तो x इंटू px तुम लोगों को पता ही होगा, x इंटू px यहाँ से सिर्फ h होगा. तो अगर हमें यहाँ पे अगर ये मिल जाए कि कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है वो यहाँ पे कोई एरिया एनक्लोज कर रहा है, जैसे कि ये मान के चलो कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है. ओके, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है. तो ये स्प्रिंग मास सिस्टम में ये रहा इसका मास. तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा क्या? p² डिवाइडेड बाय 2m. इसका ये काइनेटिक एनर्जी होगा और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर x². ये बन जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. ओके, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि p² डिवाइडेड बाय 2me
प्लस हम इसको इस तरफ से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई 2e डिवाइडेड बाय m ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये एक इलिप्स का इक्वेशन दिखा रहा है। ओके, इसको रूट कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, यहाँ पर भी इसको रूट कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, तब ये बन जाएगा क्या, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। मतलब ये एक इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर इस तरफ में मोमेंटम रख दूं, इस तरफ में पोजीशन रख दूं, तो ये इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। इस इलिप्स का एरिया क्या होगा? इस इलिप्स का एरिया का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही होगा कि पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस। तो सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस का प्रोडक्ट कर लेंगे। सो इसमें हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे तो हमारा एक पार्ट है रूट ओवर 2me और एक पार्ट होगा रूट ओवर 2e डिवाइडेड बाय m ओमेगा स्क्वायर। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। हमें ये तो पता है इसमें एक छोटा जो सेल है उसका एरिया कितना है, उसका एरिया है h। तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस एरिया में कितना फेज स्पेस का सेल होगा। नंबर ऑफ सेल हमें मालूम पड़ जाएगा ये इससे। तो इसको अगर हम 8 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम अगर 8 से प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ सेल्स इन द एरिया, नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द एरिया। तो ये जो नंबर ऑफ फेज सेल्स है इन दिस एरिया, इससे हमें नंबर ऑफ स्टेट्स मिल जाएगा इन इस एरिया में। अगर हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर ले कि ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसका जो एनर्जी है, इस एनर्जी का अगर हम वेरिएशन ले ले E2E प्लस DE, तो इसमें ये जो इलिप्स है ये रहा E एनर्जी के लिए, और एक इलिप्स बन जाएगा जिसका एनर्जी E प्लस DE होगा, और एक इलिप्स बन जाएगा जो जिसका एनर्जी E प्लस DE होगा, इसका एनर्जी E है। तो इसमें एक एरिया, तो एक एनुलर रीजन में एक एरिया बन जाएगा। तो इस एरिया में नंबर ऑफ फेज सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, इन दोनों एरिया को माइनस करेंगे, उसके बाद उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ सेल्स बिटवीन E to E plus DE रेंज इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ओके, और नंबर ऑफ स्टेट्स इन E to D plus E। ओके, तो इसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स। ओके, इसी को हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कर देंगे। ओके, और यहाँ पे देखो इसमें जो नाम है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और द क्वांटम स्टेट्स इन द एनर्जी रेंज बिटवीन E to E plus D। तो इसी को हम क्वांटम एनर्जी स्टेट्स कहते हैं। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में आया है देन एक लाइक दे देना। ओके, लाइक होना चाहिए। तो देखो ये तो सिर्फ एक पोजीशन रहेगा और एक मोमेंटम रेंज से ये बन जाएगा। अगर इसमें 3 पोजीशन होगा, 3 मोमेंटम रहेगा, तब हमारा यहाँ पे एरिया नहीं है, हमारा यहाँ पे वॉल्यूम बन जाएगा, फेज बेस का वॉल्यूम बन जाएगा। तब वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम बन जाएगा dxy, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा dx dy dz, ये रहा हमारा x y z कोऑर्डिनेट का वॉल्यूम, और मोमेंटम का भी वही होगा dpx dpy dpz। सो ये रहा टोटल वॉल्यूम। इसको इंटीग्रेशन कर लिया। ओके, 6 डायमेंशनल है, इसीलिए 6 इंटीग्रेशन यहाँ पे आया। इसका इंटीग्रेशन करने से हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, एंड उसको अगर h क्यूब से डिवाइड कर देंगे तब हमें मिल जाएगा क्या? नंबर ऑफ स्टेट्स विद इन P to P plus dp मोमेंटम। ओके, तो इसको हम कहेंगे क्या? GPdP, where the numerator is a phase space volume occupied by the particle with specified momentum। तो यहाँ पे ये जो dx dy dz इसका प्रोडक्ट होने से हमें सिर्फ v मिलेगा, v हो जाएगा क्या? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वॉल्यूम। नाउ ये dpx dpy dpz ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये dpy dpz ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। एंड उसका ये जो स्फीयर है, उस स्फीयर का जो रेडियस है वो है p। मतलब इसका ये जो स्फीयर है ये 3 डायमेंशन में, अगर 2 डायमेंशन में एक सर्कल होगा तो 3 डायमेंशन में वो तो स्फीयर बन जाएगा, एंड उस स्फीयर का रेडियस बन जाएगा p। तो रेडियस अगर p हुआ तो 4 पाई p स्क्वायर बन जाएगा क्या? सरफेस एरिया। एंड सरफेस एरिया को अगर रेडियस का जो विड्थ है उससे अगर प्रोडक्ट कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा? dv मिल जाएगा।
अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो मोमेंटम स्पेस में जो स्फीयर बन रहा है उसका जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई पी क्यूब इज इक्वल टू वी बन जाएगा। अब एक काम कर लो, डीवी डीपी कर लो, डीवी डीपी करने से क्या मिल जाएगा, सिंपल डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट करने से हमें 4 पाई पी स्क्वायर तो यहां से मिल ही जाएगा। सो डीवी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4 पाई पी स्क्वायर डीपी। ओके, ये मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा डीवीपी, मतलब मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम। तो मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम ये बन जाएगा 4 पाई पी स्क्वायर इनटू डीपी, ऐसे आया है। ओके, तो अब जीपीडीपी का वैल्यू क्या बन जाएगा, 4 पाई वी इंटू पी स्क्वायर डीपी डिवाइडेड बाई एच क्यूब। ओके, ये बन जाएगा। अब अगर ये तो हमारा आंसर मिल गया ऑलमोस्ट। अब अगर हम ऐसे केस ले ले जहां पे नाउ द सिस्टम कंटेन्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ टू टाइप्स, मतलब इलेक्ट्रॉन मान के चलो, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है बट टू टाइप्स, एक प्लस हाफ स्पिन का है, एक माइनस हाफ स्पिन का है। मतलब एक मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये तो पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल मान के चलेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर भी रह सकता है, यहां पर भी रह सकता है, बट ये जब यहां पे रहेगा तब ये यहां पे रहेगा। ओके, सेम टाइप सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन एक घर में नहीं रख सकता। ओके, दोनों डिफरेंट स्पिन रह सकता है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन की मतलब जो जहां पे प्लस रहेगा वहां पे माइनस आएगा, और जहां पे माइनस है उसमें उसके बाद प्लस आएगा, मतलब दो डिफरेंट स्टेट्स बन गया, एक प्लस का एक माइनस का। तो एक स्टेट्स के लिए 4 पाई वी पी स्क्वायर डीपी डिवाइड बाई एच क्यूब बन रहा है। अब यहाँ पे दो स्टेट आ गया, दो स्टेट आने के लिए हमें यहाँ पे ये मिल गया। अगर किसी का स्पिन s होगा तब हमें 2s प्लस 1 इंटू 4 पाई पी स्क्वायर डीपी डिवाइडेड बाई एच क्यूब ये लेना पड़ेगा। अगर किसी का स्पिन s होगा, कोई भी पार्टिकल ले लो, उसका स्पिन जब s होगा तब तो हम ये ले सकते हैं। इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसको हम कहेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग है, तुम लोग याद रख सकते हो और भूल भी जा सकते हो। ओके, ये मैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर फ्री पार्टिकल P इज इक्वल टू रूट ओवर 2me ये बन जाएगा। तो अब देखो P इज इक्वल टू रूट ओवर 2me है। अब यहाँ से मैं PDP से हम EDE तक जाएंगे, तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 2PDP इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2MDE। तो यहाँ से जस्ट मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, तुम लोगों को ठीक से समझ में आएगा। सो 2PDP इज इक्वल टू 2MDE। सो 2 बोथ साइड से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे PDP इज इक्वल टू हमें मिल रहा है MDE। अगर हम इसको पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में तब हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 8 पाई पी स्क्वायर है, मतलब 2ME यहां से आ जाएगा, इंटू डीपी है, डीपी में हम ये रख देंगे M इंटू DE ये रख देंगे, एंड डिवाइडेड बाय P बन जाएगा, P के जगह में हम ये लिख देंगे। ओके, यहाँ पे h क्यूब रह जाएगा। ओके, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा 8 पाई रूट ओवर 2ME इंटू MDE डिवाइडेड बाय h क्यूब। ये रहा हमारा GEDE का वैल्यू। ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया तो एक लाइक ले देना। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मिला है उसको हम यूज कर सकते हैं। यूज करेंगे कैसे, थोड़ी देर बाद तुम लोग जानोगे। उससे पहले हमारा फार्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का कुछ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। तो फार्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में तुम लोगों को तो ये तो मिल ही गया था, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फार्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का, वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यही था, 1 डिवाइडेड बाई e टू दी पावर E माइनस EF है फर्मी लेवल एनर्जी, डिवाइडेड बाई KT
+1। ये रहा था हमारा फर्मी डेटा स्टैटिस्टिक्स का जो एक्सप्रेशन। अब ये मान के चलो कि ये जो यहाँ पे बोला गया है केस 1, इसको थोड़ा समझते हैं ठीक से। तो देखो यहाँ पे केस 1 में क्या बोला गया है, t = 0 बोल दिया। तो t = 0 बोलने से यहाँ पे जो e टू दी पावर का जो पार्ट है, यहाँ पे तो इंफिनिटी आ जाएगा, बट ये इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी भी आ सकता है, माइनस इंफिनिटी भी आ सकता है। कब प्लस इंफिनिटी आएगा? अगर e > EF है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अगर e > EF है, ये ओके, EF है, मतलब यहाँ पे जो पार्ट है E - EF डिवाइडेड बाय KT, यहाँ पे नीचे तो 0 आ गया, बट ऊपर में पॉजिटिव रहेगा, E > EF है, दैट्स व्हाई वी गेट प्लस इंफिनिटी। ओके, अगर E < EF है, मतलब E से EF को माइनस करोगे तब तुम्हें क्या मिल जाएगा, तब तुम्हें एक नेगेटिव मिलेगा, एंड नेगेटिव डिवाइडेड बाय 0 करके हमें माइनस इंफिनिटी मिलेगा। सो e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू, तुम्हें पता ही है 0 होता है, सो 1/1, यहाँ से हमारा जो Fe बन गया वो 1 बन जाएगा। अगर यहाँ पे ले ले तो यहाँ पे e टू दी पावर इंफिनिटी बन रहा है, तो e टू दी पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी है, एंड समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ओके, तो उससे हमें दो टाइप का ग्राफ मिल जाएगा। क्या वो ग्राफ है? ये यहाँ पे अगर हम लोग प्लॉट कर दिया कि यहाँ पे हमारा Fe रहेगा और यहाँ पे हमारा एनर्जी रहेगा, तब हमें ये मिल जाएगा। देखो t = 0 में इसका वैल्यू हम 1 ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? जब E EF होगा, मतलब ये अगर E = EF है, मतलब एनर्जी जब फर्मी एनर्जी का इक्वल है, एंड टेम्परेचर T = 0 है, एंड टेम्परेचर T = 0 है, मतलब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है, तब ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये ग्राफ का नेचर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ये जो स्टेप फंक्शन नेचर है, वो स्टेप फंक्शन नेचर चेंज होता रहेगा। ओके, स्टेप फंक्शन नेचर चेंज होता रहेगा। कैसा चेंज होगा? ये रहा हमारा दोनों नेचर चेंज हो जाएगा। अगर ये रहा हमारा T1 टेम्परेचर का, ओके, ये रहा हमारा T1 टेम्परेचर का, और ये रहा हमारा T2 टेम्परेचर का, तब यहाँ पे ये जो T2 है, T2 > T1 है। समझ आ रहा है? मतलब ये जो स्टेप नेचर है वो लॉस्ट हो जा रहा है। अब यहाँ पे जब E = EF है, तब इसका जो वैल्यू क्या होगा, E = हाफ हो जाएगा। यहाँ पे E = EF पुट कर दो, मतलब e टू दी पावर 0 मतलब 1, तो 1 + 1 = हाफ, सो ये हाफ बन जाएगा। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ रहा है कब हमें क्या मिलेगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फर्मी लेवल? व्हाट इज फर्मी लेवल? सो देखो, अगर T = 0 हम ले ले, तब क्या होगा? तब E = EF बन जाएगा और E > EF बन जाएगा। ये बन सकता है। सो E > EF तो हम नहीं लेंगे। ओके, E > EF तो हम नहीं लेंगे, बिकॉज वहां पे इंफिनिटी आ जाएगा। वहां पे ये जो Fe का वैल्यू है, Fe का वैल्यू क्या बन जाएगा? Fe का वैल्यू 0 बन जाएगा, तो वो तो नहीं हो सकता। इस केस में Fe का जो वैल्यू है वो 1 आ रहा है, मतलब इसी को हम लेंगे। जहां पे क्या है? जहां पे E < EF है, मतलब E मैक्सिमम क्या बन सकता है? EF बन सकता है। मतलब फर्मी एनर्जी क्या है? मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी लेवल एट T = 0 के, मतलब ओके, समझ में आ रहा है ना? T = 0 के में मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी लेवल वही हो सकता है, E = EF, और यू कैन से द एनर्जी at which
distribution function of Fermi data statistics is equal to half is called Fermi level, that is E is equal to EF. Okay, clear? Very good. क्लियर है तो लाइक। सो फर्मी लेवल एनर्जी अब हम निकालने की कोशिश करेंगे कि फर्मी लेवल एनर्जी का वैल्यू क्या है। फर्मी लेवल एनर्जी का वैल्यू क्या है, अब हम ये निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, हम पहले एक काम कर लेते हैं। वो क्या? वो है, कंसीडर कर लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। ओके, एंड इसके लिए हमारा जो GED का जो वैल्यू होगा वो तो तुम्हें पता ही होगा, 8πV डिवाइडेड बाय h क्यूब रूट ओवर 2me इंटू m इंटू डी। ये होगा, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। अब इससे अगर हम Ne निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनर्जी रेंज E to E plus D। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टिकल्स विथ एनर्जी E to E plus DE, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी इनटू डेंसिटी स्टेट्स। ओके, इससे हमें मिल जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का तो वैल्यू तुम्हें पता ही है, E माइनस EF डिवाइडेड बाई KT प्लस 1 इंटू GE मतलब 8πV डिवाइडेड बाई h क्यूब रूट ओवर 2me इंटू m टू DE इज इक्वल टू NE DE। ओके, फाइन, वेरी गुड। अब इन सबको अगर ठीक से हम लिखेंगे, ठीक से लिखने से हमें इससे हमें मिल जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ एनर्जी E to E plus D। ओके, इसको हम ठीक से लिख देते हैं। 8√2 को पाई इंटू V डिवाइडेड बाई h क्यूब, दो m यहाँ पे हाफ रहेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ है, n टू दी पावर 3/2 बन जाएगा। यहाँ से e टू दी पावर 1/2 बन जाएगा यहाँ से। ओके, एक de रहेगा डिवाइडेड बाय e टू दी पावर e माइनस EF बाई KT प्लस 1। तो ये हमें फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर मिल गया E से E प्लस डी तक। ओके, अब हम एक काम कर लेते हैं। क्या काम करेंगे? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होगा? सारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो E से EF तक ही रहेगा। यहां पे देखो, T इक्वल 0 करने से सारा इलेक्ट्रॉन तो यहां पर ही रह जाएगा ना, यहां पर ही रह जाएगा, बाहर तो नहीं जाएगा। तो अब उस टाइम में हम ये लिख सकते हैं कि सब इलेक्ट्रॉन मतलब N इज इक्वल टू 0 टू EF NE DE, ये लिख सकते हैं। ओके,
ये लिख सकते हैं। और तब तो Fe तो 0, Fe तो 1 बन जाएगा, Fe का वैल्यू तो 1 बन जाएगा एट T इज इक्वल टू 0 एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में। मतलब 0 टू EF GE DE करेंगे तो हमें मिल जाना चाहिए वैल्यू, तो हमें वैल्यू मिल जाना चाहिए। कर देते हैं इंटीग्रेशन 0 टू EF, यहाँ पे GE का जो वैल्यू है वो हम निकालते हैं 8 पाई V डिवाइडेड बाई H क्यूब रूट ओवर 2ME टू MDE। इसको इंटीग्रेशन कर लेना, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिल जाएगा 8 पाई V डिवाइडेड बाय 3, जस्ट अ मिनट, 8 पाई V डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2M EF डिवाइडेड बाय H स्क्वायर, H का स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। मतलब हमें ये मिल गया कि N इज इक्वल टू 8 पाई V बाई 3 डिवाइडेड बाय 2M EF डिवाइडेड बाय H स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। इसको हम साइड चेंज करेंगे, हमें EF मिल जाना चाहिए। साइड चेंज करने से हमें EF मिल जाना चाहिए। ओके, तो यहां पे देखो साइड चेंज कर लेते हैं, 3N डिवाइडेड बाय 8 पाई V इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 2M EF डिवाइडेड बाई H स्क्वायर होल टू 3/2। इसका 2/3 ले लेते हैं, जब हमें H स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2M इंटू 3N डिवाइडेड बाई 8 पाई V होल टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू EF, मतलब फर्मी एनर्जी मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, इसको तुम्हें याद रखना है। फर्मी एनर्जी निकालना भी जानना चाहिए। अगर H को H कट फॉर्मेट में लिखेंगे, H कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2M इंटू 3 पाई स्क्वायर N डिवाइडेड बाई V होल टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू EF, ये बन जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया है। अब अगर हम ये बात कर लेंगे कि टोटल एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, फर्मी एनर्जी तो हमें मिल गया यहां से। यहां पे अगर ये भी निकाल ले टोटल एनर्जी एट T इज इक्वल टू 0, कैसे निकलेंगे? E इज इक्वल टू हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है 0 टू EF तक इंटीग्रेशन करेंगे, E इंटू NE DE ये करना है हमें। सिंपली E टोटल इज इक्वल टू E इंटू सिंपल G रहेगा, Fe तो 1 है यहाँ पे, तो G का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता है 8 पाई V डिवाइडेड बाय H क्यूब इंटू रूट ओवर 2ME इंटू MDE। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बहुत इजी इंटीग्रेशन है। यहाँ पे एक रूट ओवर E है और यहाँ पे एक E है, मतलब E टू 3/2 बन जाएगा एक, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सिंपली। ओके, कुछ भी नहीं रहेगा, E टू 3 का इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन करने के बाद सिंपल इंटीग्रेशन है, मैं स्टेप जंप कर रहा हूं। ओके, क्या मिल जाएगा 8√2 आएगा, एक यहाँ पे है 8√2 डिवाइडेड बाई H क्यूब रह जाएगा, मतलब कांस्टेंट को मैं बाहर लेके जा रहा हूं, पाई रहेगा एक, M टू दी पावर 3/2 रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। ओके, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे रह जाएगा हमारा 2/5 2/5 EF होल टू दी पावर 5/2 ये मिल जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है?
ओके, अगर यहाँ पे मैं EF का वैल्यू यूज कर लूं, EF का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूं, तो यूज करने के बाद हम इसको थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में लिख लेंगे, थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में लिख लेंगे। क्या होगा डिफरेंट फॉर्मेट? यहाँ पे ET, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का तो एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो इसको हम, ये जो √2 पार्ट है, इसको हम थोड़ा ठीक करके लिखते हैं। 8πV डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे 2m EF डिवाइडेड बाई h स्क्वायर होल टू दी 3/2, मतलब यहाँ पे 5/2 का 3/2 यहाँ पे आ गया, और इनटू इसको हम लिख देंगे 3/5 इंटू EF होल टू दी पावर EF रह जाएगा, बस कुछ नहीं रहेगा उसके साथ। मतलब e टू दी पावर 3/2 और प्लस e टू दी पावर EF का 1, इसको मिला के तो e टू दी पावर EF टू दी पावर 5/2 हो जाता है। तो ये क्या है? ये है n, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो टोटल एनर्जी बन गया क्या? टोटल एनर्जी बन गया 3/5 इंटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू फर्मी एनर्जी। ये रहा टोटल एनर्जी एट t इज इक्वल टू 0। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी t इज इक्वल टू 0 में एनर्जी 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है, इसी को हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। ओके, 0 पॉइंट एनर्जी। क्वांटम से क्लासिकल यहाँ पे डिफरेंट बन रहा है। ओके, क्लासिकल थ्योरी का मुताबिक ये था कि एनर्जी 0 बन जाना चाहिए, तो ये एनर्जी 0 नहीं हो रहा है, एनर्जी का वैल्यू रह रहा है, वो है 3/5 n इंटू EF। ओके, चलो अब क्या है? अब है कंपैरिजन बिटवीन 3 स्टैटिस्टिक्स। बहुत इजी है, यहाँ पे सब कुछ लिख दिया हुआ है, मैंने डिस्कस भी कर दिया है, तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। नेचर ऑफ द पार्टिकल के बेसिस में है, एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और नंबर ऑफ लिमिट्स है। एक बात तुम लोग याद रखना चाहिए, एक बात तुम लोग को याद रखना चाहिए, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर MB, BE और FD, ये तीनों क्लासिकल बिहेव करेगा। ओके, ये तुम लोग को याद रखना है। थैंक यू, गुड, वेरी गुड। चलो अब हम क्या करेंगे? अब हम एवरेज एनर्जी भी निकालेंगे। टोटल एनर्जी तो है हमारे पास, टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या है? 3/5 n इंटू EF। एवरेज एनर्जी कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा? 3/5 EF बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रहा हमारा एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते हम ये देख लेंगे कि एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। किस टाइप का न्यूमेरिकल? फॉर्मी डिडक्ट से कैसे न्यूमेरिकल आ सकता है, वो देख लेते हैं। ओके, ठीक से क्वेश्चन सुन लेना। देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट फर्मी एनर्जी, कैलकुलेट Fermi energy at 0 Kelvin, okay, of 1 free electron per atom of silver containing 1 free electron per atom. The density of atomic weight of silver, density of atomic weight, density of atomic weight, वो क्या है? वो है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें चाहिए क्या? EF चाहिए। फॉर्मूला क्या है EF का? h कट स्क्वायर बाई 2m 3 स्क्वायर n डिवाइडेड बाई v होल टू दी पावर 2/3, ये है फॉर्मूला।
तो यहाँ पे देखो हमें n/v चाहिए। n/v क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। कैसे निकलेगा? यहाँ पे एटॉमिक वेट ऑफ द सिल्वर, डेंसिटी ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द सिल्वर, ये दिया हुआ है। ओके, डेंसिटी ऑफ एटॉमिक वेट मतलब क्या है? मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है सिल्वर का, वो हमें दिया हुआ है। ओके, एंड सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर है वो तुम्हें चाहिए, सिल्वर मास नंबर है वो चाहिए, वो है 108। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 10⁻23, मतलब एवोगाड्रो नंबर आ जाएगा। एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ही वेट है 108। सो एक पार्टिकल के लिए कितना मतलब यूनिट वेट के लिए कितना पार्टिकल रहेगा? इतना। एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मास नंबर इनटू, अगर हम 10.5 कर लेंगे तब हमें n/v मिल जाएगा। ये तुम लोग याद रखना। ओके, यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा। ये है डेंसिटी बेसिकली। सो डेंसिटी को मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही चाहिए ना हमें। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है? मास डिवाइडेड, ये है। एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। सो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी करेंगे तो डेंसिटी ऊपर चला जाएगा ना, वॉल्यूम का जगह में मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो मास 108 है। सो ये बन जाएगा, इससे आया है वो। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने से हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तब हमें EF मिल जाएगा। ये तुम खुद कर लेना और उसके बाद फाइनली उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना। ये याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। ये रिलेशन याद रखना। यहाँ से n/v मिल जाएगा। n/v को यहाँ पे पुट कर दो, पुट करने के बाद तुम्हें EF का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, क्लियर। चलो, वेरी गुड। एंड लास्ट डे मैंने थोड़ा न्यूमेरिकल बोला था, उसी टाइप का न्यूमेरिकल आएगा वहां से, यहाँ से इस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है। So that's all for statistical mechanics. I think these videos are very helpful for all of you. अगर videos helpful है then definitely share with your friends. जितना friend है सबको share करो, friend को भी बोलो, friend का friend को share कर दे। एग्जाम बहुत ही नज़दीक है एंड 1 शॉट तो चाहिए। इससे तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा एंड रिवीजन अच्छा होगा तो एग्जाम भी बहुत ही अच्छा होगा। अगर रिवीजन भी ना रहा, अगर इसी से तुम पढ़ रहे हो, फिर भी तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड डेफिनेटली शेयर एंड सब्सक्राइब।